शख्सियत को अपने स्टूडियो में लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं और अपने कार्य को लेकर के वो लोगों के बीच में, जनता के बीच में काफ़ी फेमस है। तो आज हमारे सामने मौजूद है भाजपा से अनुसूचित जाति मोर्चा के खेमराज बाकरे जी। हम उनसे बातचीत करेंगे और काफ़ी सारे मुद्दों में उनसे बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे उनके मन में क्या चल रहा है। और चूंकि अभी आगामी विधानसभा चुनाव का समय आने वाला है, तो उन्होंने किस तरह की तैयारी की है या वो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो आइए, मैं आप ज़्यादा नहीं बोलूँगी और उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। सर, आपका हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी। और मैं आपके माध्यम से आप सभी को भी नमस्कार करना चाहता हूं। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को अपने चैनल के माध्यम से बुलाए हैं और एक चर्चा के माध्यम से जानना चाहते हैं कि कैसा। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके साधना चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, तो हम अपना आगे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपसे मैं काफ़ी सारे प्रश्न पूछूंगी, देखते हैं हम आप किस तरह से आप हमारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे कि आपकी शिक्षा जो है वो कहाँ तक है और राजनीति में आपका जो आने का रुझान है, उसमें आपका रुझान किस तरह से हुआ? क्या आपकी फैमिली इसके लिए आपको सपोर्ट करती है? जी, ये जैसे कि जो मेरी शिक्षा है वो मैंने पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में। साथ में मैंने मार्केटिंग का भी कोर्स किया हुआ है और मैं डीएड भी हूँ जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। क्योंकि मैं पहले जो था वो शिशु मंदिर में प्रधानाचार्य भी रहा हूँ, 3 वर्षों तक वहाँ पे सेवा दिया हूँ। और जैसे कि आपने पूछे कि राजनीति में आपका कैसे रुझान रहा, कैसे है, तो मैं बाल्यकाल से ही एक तो स्वयंसेवक हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ा हुआ था। तो राजनीति का जो दौर है वहीं से शुरू हुआ और ऐसे करते करते मैं गांव में पंच भी रहा हूं और सरपंच चुनाव भी लड़ा हूं। तो कुछ अंकों से मैं पीछे हो गया था। तो ऐसा राजनीति दौर शुरू हुआ। परिवार का सपोर्ट हमेशा मिलता रहा है। परिवार के साथ साथ क्या है कि जो सामाजिक बेल्ट है और जो हमारे साथ जुड़े हुए मेरे मित्र बंधु हैं और कार्यकर्ता बंधु हैं, उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, समाज का भी बहुत सपोर्ट मिला है। तभी जा करके आज पार्टी ने मुझे प्रदेश मंत्री का अजय मोर्चा में दायित्व दिए हैं और मैं लगातार पार्टी का काम कर रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि राजनीति से आपका जुड़ाव है, आपकी फैमिली का जुड़ाव है और आप इसमें रुचि रखते हैं। जी, देखिए, फैमिली का तो जुड़ाव नहीं रहा है राजनीति में। राजनीति में मेरे परिवार से मैंने ही पहले कदम रखा है। तो इस प्रकार से सेवा करने का शुरू से इच्छा रहा है जनता का। क्योंकि मेरी जो दादी थी वो एक वैद्य थी और उनका शुरू से जो है पब्लिक का सेवा करना, जनता का सेवा करना, आधी रात में कोई तकलीफ हो जाए तो उनके लिए दौड़ना, उनको हॉस्पिटल तक लेके जाना, ये उनका दिनचर्या में रहा है। तो उनसे मैंने देख करके ये सारा चीज़ सीखा कि सेवा से संतुष्टि मिलती है। इस कारण से मैंने इस क्षेत्र को चुना है। सर, एक बात आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आपकी नज़र में, चूंकि आप राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि एक स्वच्छ राजनीति आपकी नज़र में क्या है, किस तरह की होनी चाहिए? स्वच्छ राजनीति का अगर एक परिभाषा दिया जाए तो जब आप जनप्रतिनिधि बन जाते, जनता के द्वारा चुन करके आ जाते हैं, तो आप जो है चुनने के बाद दलगत राजनीति से, व्यक्तिगत राजनीति से बहुत ऊपर हो जाते हैं। क्योंकि आप एक जनता के सेवक हैं और सेवक की जो दृष्टि होनी चाहिए वो सबके प्रति समान होनी चाहिए और सबको समान रूप से देखते हुए उनके सेवा कार्य करना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए और उनके विकास के लिए जितना हो सके प्रयास करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। काफ़ी अच्छी बात आपने कही है। जैसा कि अभी मालूम है कि अहिवारा जो है वो आरक्षित सीट है और चुनाव भी नज़दीक है। यदि आपको चुनाव वहाँ से लड़ने का मौका मिलता है तो क्या आप उसमें दिलचस्पी दिखाएंगे? जी हाँ, अगर पार्टी ने ऐसा समझते हैं कि टिकट दिया जाए और मुझे प्रत्याशी के रूप में अहिवारा विधानसभा से उतारा जाए तो मैं बिल्कुल पार्टी का धन्यवाद करते हुए बिल्कुल अपने कर्म क्षेत्र में लग जाऊंगा और जीत करके भी आऊँगा। ये मैं आपको यहाँ से आश्वासन देता हूँ। देखिए, आश्वासन की बात सभी करते हैं जी। चुनाव जब नज़दीक आता है, बड़े बड़े आश्वासन जनता से करते हैं और काफ़ी सारी उम्मीदें जो है वो जनता लगा करके बैठती है अपने जनप्रतिनिधि से। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि आप जनता की उम्मीदों पर, यदि आपको मौका मिलता है विधानसभा चुनाव लड़ने का, सीट अगर आपको टिकट मिलती है, तो आप उसमें जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जी हाँ, अब वो तो ऐसा है कि
मैं जब विधानसभा लड़ने की तैयारी किया या पार्टी ने जैसे भी, तो मेरा एक विचार है कि अभी जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत करने की है ना, हर हाथ को काम हो, है ना, क्योंकि आज की डेट में जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब महंगी होती जा रही, शिक्षा भी महंगी, तो इस कारण से हम चाहते कि हर हाथ में काम हो, हर हाथ में रोजगार हो और सभी को अपने क्षेत्र में बढ़ने के लिए आर्थिक मजबूती आए। इस क्षेत्र में मैं ज़्यादा काम करना चाहूँगा। साथ साथ जो है मूलभूत सुविधा हर सभी तक पहुँच जाए, इसके लिए मैं काम करना चाहूँगा। और जो असामाजिक तत्व जो आ चुके हैं आज, उनको मैं हटाना चाहूँगा। ऐसा मेरा एक विचार है और इस विचार को लेकर के मैं आगे चल रहा हूँ। राजनीति में आप कब से जुड़े हुए हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य रहा हूँ, तो तभी से मैं जुड़ा हूँ। मान के चलिए कि मैं जब 16-17 साल का था तब से काम करते आ रहा हूँ और 19 साल की उम्र में मैं पंच बना था। तो राजनीति कहा जाए तो युवा अवस्था से ही मैं करते आ रहा हूँ। मेरा एक अहम सवाल है, इन दिनों काफ़ी चर्चा में है कि प्रधानमंत्री आवास जो है, प्रधानमंत्री आवास जो अभी है, वर्तमान सरकार ने शायद उसमें कुछ बढ़ाया हुआ है, कीमत राशि बढ़ाई हुई है, उसके कारण से जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है, राशि के कारण मकान जो है वो आवंटित नहीं हो पा रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो है सबसे बड़ा कारण तो ये है कि यहाँ की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है, वो नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री जी का नाम चले। तो यहाँ पे क्या थोड़ा सोच जो है दलगत राजनीति के हिसाब से सोच रहे हैं, जबकि वहां से माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से लगभग 8 लाख मकानों की स्वीकृति है छत्तीसगढ़ के अंदर में, लेकिन अभी तक किसी का पेमेंट रुका हुआ है, तो किसी को नहीं मिला है, किसी का सर्वे सूची में नाम आने के बाद भी पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो कहीं पे इंजीनियर घुमा रहा है। तो ये इस प्रकार से है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही सपना है कि हर जो खपरेल का घर है, कच्चा मकान है, वो पक्का हो जाए, क्योंकि उन्होंने टारगेट लिए हुए थे कि 2022 के अंदर में हम कर देंगे, लेकिन इस चीज को देखते हुए अभी उन्होंने और समय को बढ़ाया है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार आती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो हम पहला काम यही करेंगे कि पहले मकान के काम को पहला पूर्ण करेंगे, आपके आवास के काम को पूर्ण करेंगे। ये हमारा पहला संकल्प है। खेमराज जी, आप अभी आपने कहा कि वर्तमान सरकार जो है वो नहीं चाहती मकान आवंटित हो, क्यों नहीं चाहती वर्तमान सरकार? उसमें उनका क्या लाभ है? उनका एक ही लाभ है ना कि वो नहीं चाहती कि गरीब को पक्का मकान मिले। और क्या होता है कि प्रधानमंत्री जी का नाम चले, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो शायद ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वालों का नाम चलेगा, काम चलेगा, तो शायद वोटिंग में उनको कमी आए। ये दृष्टि से हो सकते हैं वो ऐसा सोच रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आपकी सोच है जी। वर्तमान में जो काफी सारी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं को लेकर के काफी सारे, आप रोज सुन रहे हैं, रोज आप अखबार खोलेंगे, रोज ही आपको एक नया पेज में मिलेगा कि आज इस जगह ये हुआ, आज इस बच्ची के साथ ये हुआ। तो आपके हिसाब से कानून व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए? वर्तमान सरकार जो है तो उसमें जो कानून व्यवस्था है उसमें किस तरह का और आप सुधार करना चाहेंगे? आपके हिसाब से किस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, अभी जो कानून व्यवस्था है मेरे हिसाब से बहुत लचल है। आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे आजकल नशा पान करना शुरू कर दिए, है ना, जो शायद कोई टेबलेट बोलते हैं, कुछ कुछ ऐसा करके। तो उन बच्चों में अभी जो विचार है वो आपराधिक होते जा रहा है। और आज देख रहे होंगे कि कहीं पर भी चाकूबाजी हो जा रहा है, कहीं पर भी छेड़खानी की शिकायतें आ रही हैं। और आप देखेंगे अभी अभी बीरनपुर में एक हमारे शहीद भुवनेश्वर साहू का दिन दहाड़े, है ना, एक सामूहिक रूप में उनका मर्डर किया गया। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कैसा हो जा रहा है, इसके पीछे कौन शक्ति काम कर रहे हैं, इस बात को अभी तक जो है कानून समझ नहीं पाया। जबकि कानून के पास में, सुरक्षा एजेंसियों के पास में इतनी सारी शक्तियां हैं कि वो सारा कुछ पता कर सकते हैं कि ये घटनाएं कहाँ से शुरू हो रही, कौन उसको टारगेट कर रहे हैं, कौन उसको जो है यहाँ से निर्देशित कर रहे हैं, ये सारा कुछ फिर भी रोका नहीं जा रहा है। अभी रायपुर के अंदर में आपने देखे होंगे कि एक मूक बधिर है जिनका कान सुनने में कमजोर है, बोल नहीं सकते थे, वो साइकिल में खड़ा हुआ था, है ना। एक लड़की आती है, हॉर्न दबाती है, हॉर्न नहीं सुनने पर उतरती है और सीधा जाके उसके गला काट देती है। और उनके से जब पूछा जाता है आपने ऐसा क्यों किया, तो क्या बोलती हैं वो कि मुझे डॉन बनना है, गैंगस्टर बनना है।
एक 16-17 साल की लगभग है वो, ये कहाँ से आया? तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था आपके हिसाब से लचर कानून है। व्यवस्था बहुत लचल है, और कोई ना कोई इसको जो टारगेट करके या इस प्रकार के सिपर सेल टाइप का जो काम करे, इसको पकड़ने की बहुत आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। धर्मांतरण के मुद्दे आजकल काफी देखने को मिल रहे हैं। आपका क्या मानना है, धर्मांतरण जिस तरीके से हो रहा है, लोग अपने धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उससे उनको क्या फायदा हो रहा है, और आपकी नजर में धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो कहाँ तक सही है? देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा तो बिल्कुल भी सही नहीं है। पहली बात तो यह है कि आप किसी के धर्म को आप बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो लोभ में हो, प्रलोभन में हो, या किसी प्रकार की और भी शक्तियों का प्रयोग करके कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि देखिए, धर्म और संस्कृति अगर विक्षिप्त होता है तो एक देश बिखर जाता है, राष्ट्र बिखर जाता है, राज्य बिखर जाता है। और इस पे अगर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कल जाकर के हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, वो शायद विकसित हो सकता है। और धर्मांतरण के पीछे भी देखा जाए तो सरकार कुछ रोक नहीं लगा पा रही है। ये रोक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज ऐसा कोई भी समाज नहीं है। पहले तो हम बोलते थे कि सिर्फ आदिवासी या जंगलों में जो है धर्मांतरण का काम ज़्यादा तेजी से चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं शहरों में भी, हर गलियों में भी आजकल ये कार्य चल रहा है, जो कि मेरे दृष्टि से बहुत गलत है। और सभी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं मिल करके। सभी समाज आजकल आगे आ गया कि सब समाज अब अपने अपने समाज जो है, जो भी समाज है, वो अपने समाज के बैठकों में, अपने सभाओं में ये बात बोलना शुरू कर दिए कि आप धर्मांतरण ना करें, नहीं तो हम आपको बहिष्कृत करेंगे, समाज से हटाएंगे। ये बातें आना शुरू हो गए हैं। ये बातें आने का कारण क्या हो सकता है? तो हर समाज में उन लोगों की घुसपैठ हो चुकी है। तो मेरा मानना है इसको बंद किया जाए। और समाज में भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अपने धर्म संस्कृति को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि आप सनातनी हैं और सनातनी धर्म ही हमारा मूल धर्म है। इस बात को आप इस मूलता से माने, ये मैं अपील भी करना चाहूँगा। आप क्यों लोग धर्मांतरण की तरफ अग्रसर हो रहे हैं? ऐसा ऐसा आखिर उन्हें किस तरह क्या प्रलोभन दिया जा रहा है धर्मांतरण को लेकर के? क्यों लोग उस तरफ जा रहे हैं? अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपनाने के लिए क्यों मजबूर है? अब ये तो मैं भी नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक सुनने में आता है कि कुछ कुछ पैसों में भी जा रहे हैं। कुछ लोग, होता है ना, झाड़ फूक, जादू टोना इलाज, इस टाइप के कुछ कुछ प्रोपोगंडा में फंसा रहे हैं। ऐसा हम सभी देख रहे हैं अभी, और सब समझ भी रहे हैं, और जो जा रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। लेकिन अब जो समझ गए हैं कि यहाँ पे हम लोग का कुछ होना नहीं हो, कुछ कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं, ये भी अच्छा चीज़ है। तो जो वापस आ रहे हैं उनके साथ भी बातचीत करना चाहिए कि आप गए थे, फिर वापसी कैसे हुए, तो वो एक बार बताएं, तो लोगों में जागृति आएगा कि भाई हमें नहीं जाना है अपने धर्म को छोड़ करके। ऐसा मेरा कहीं ना कहीं जैसे धर्मांतरण की तरफ लोग बढ़ रहे हैं तो वो वापस आ भी रहे हैं। उसको यदि अगर धर्मांतरण के लिए उनको जानकारी नहीं है तो वो जरूर जा रहे हैं, लेकिन जब जानकारी हो रही है तो वो वापस पुनः अपने धर्म की तरफ भी आ रहे हैं। जी, काफी अच्छा जवाब दिया आपने। अहिवारा में जिस तरीके से अभी पीएचई मंत्री जो रुद्र गुरु जी हैं, वो है वहां पर मंत्री के रूप में, वो अपना कार्य कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। यदि आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, आपको टिकट मिलती है, तो आपका क्या योगदान रहेगा अपने क्षेत्र के लिए? किस तरह से, किस पारदर्शिता के साथ आप कार्य करेंगे? जनता की उम्मीदों पर किस तरह से खरे उतरेंगे? क्योंकि जनता चुनाव को लेकर के काफी सारी उम्मीदें अपने जनप्रतिनिधियों से लगा करके रखती है, तो आप किस तरह के वादों को लेकर के उतरेंगे? जी, जैसे कि आपने अभी वर्तमान में मंत्री और अहिवारा क्षेत्र के विधायक रुद्र कुमार जी के बारे में बात किया, तो आप क्षेत्र में जाकर के पता कीजिएगा कि कई बार क्या होता है कि उनका प्रोटोकॉल जारी होता है कि इस गांव में आ रहे हैं या इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, और बीच में फिर पता चलता है, शाम तक वेट करते हैं लोग, और आने से पता चलता है कि वो नहीं आ रहे, किसी कारणवश फंस गए, और उसके प्रतिनिधि आते हैं और जो भी वहाँ का कार्यक्रम होता है वो उसको संपन्न कराते हैं। तो पहली बात तो यह कि जो वर्तमान के विधायक जी हैं वो जनता से सीधा जुड़ाव नहीं रखते, जबकि समाज के आप गुरु हैं, समाज के प्रति आपकी दायित्व है, उनके विकास के प्रति आपका दायित्व है। उनके विकास को लेकर के, उनके आर्थिक समस्याओं को लेकर के, उनके मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो शायद आप इससे पीछे हट रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और साथ साथ आप वहां की जनता से सर्वे करा करके भी पूछ लीजिए कि वो क्षेत्र में नहीं रहते। दूसरी चीज, आपने मुझसे प्रश्न किया कि अगर आपको, अगर पार्टी उम्मीदवार के रूप में लाते हैं और
तो आपका क्या रहेगा? तो देखिए, मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहली बात तो मेरा एक ही मानना है कि सब आर्थिक विकास बहुत जरूरी है। आर्थिक विकास होने से आदमी का व्यवहारिक, वैचारिक और शैक्षिक ये विकास होता है। फिर बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत, वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि जो हमारी जो सरकार थी 15 साल पहले, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, उसमें विकास दर बहुत तेजी से बढ़ा था। आप देखे होंगे कि गांव-गांव में कंक्रीट का सड़क बनना, भवन बनना, शैक्षणिक संस्थानें बनना, स्वास्थ्य की संस्थानें बनना। लेकिन अभी आप 4.5 साल, लगभग 5 साल होने जा रहा है, लेकिन आपने नया कुछ ऐसा नहीं देखे होंगे। जिस सड़कें तो अभी भी बन रही हैं, लेकिन जैसे जिस गति से बनना था वो गति नहीं है। लेकिन उतना नहीं बन पा रहा है, जैसे आप बोल रही हैं ना, उतना नहीं बन पा रहा है। आप देखेंगे पूर्व स्वीकृत सड़कें हैं जो चली रहा है काम। दूसरा चीज कि हमारे सरकार में स्मार्ट कार्ड था, है ना, जो लगभग 50,000 तक की आपको स्वास्थ्य के लिए आपको काम आता था, वो बिल्कुल भी बंद पड़ा हुआ है। वो एक गरीब परिवार के लिए वो बहुत संजीवनी का कार्य करता था, लेकिन आज वो बंद पड़े होने के कारण से लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरा, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि आपके द्वारा 5 लाख का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि आज उसके माध्यम से कई गरीब परिवार जो इलाज के लिए भटकते हैं या जमीन जायदाद बेचना पड़ जाता है या गिरवी या कर्जा की ओर जाना पड़ता है, वो कहीं पर बच रहा है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। जी, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि अभी जो वर्तमान सरकार है, उनके द्वारा भी गरीबों के लिए इलाज की काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। तो कहीं ना कहीं दोनों सरकारें मिलकर के जो हैं गरीबों के हित में कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारें कार्य कर रही हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरा और एक अगला सवाल था आपसे कि चूंकि आप मोदी सरकार से काफी प्रभावित, मोदी जी से काफी जी, प्रभावित हैं और आप बिल्कुल, आपका कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 2023 में कमल फिर खिलेगा, इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कैसे कह रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो प्रभाव है पूरे भारतवर्ष में है। मैं तो हूँ ही प्रभावित, और पूरा भारतवर्ष के हर युवा, हर वर्ग, हर समाज उनसे प्रभावित है। दूसरी चीज कि अभी जैसे आपने पहले भी प्रश्न किए कि कैसे मतलब आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी, तो उसमें आप पहले प्रश्न किए थे कि आपराधिक तत्व बढ़ गए हैं। तो सबसे पहली बात तो यही देखिए कि आपराधिक तत्व बढ़े, कानून व्यवस्था जो है लचर हो गई है, विकास दर में कमी आई है, लगातार हम अभी वर्तमान सरकार कर्जा लेते जा रही है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो भार है वो हम पर ही पड़ना है, आम जनता पे पड़ना है ना। तो इस कारण से अगर ये चीजें अगर समझ में आए जनता को, तो हम अपनी सरकार, भाजपा सरकार बना रहे हैं। पर दूसरा चीज आपको आवास के बारे में बताया, आवास हर की आवश्यकता है, हर एक की आवश्यकता है, क्योंकि किसी का कच्चा मकान है तो कहीं पे बंदर परेशान करके उनके मकान को, है ना, वो कर देते हैं। दूसरा चीज, बारिश के समय में उनको बहुत तकलीफ होती है। अगर वो पक्का मकान बने तो वो सुखी रहेंगे। तो वो अभी जब हम लोगों ने ये कार्यक्रम किए थे मोर आवास मोर अधिकार वाले, तो चल चल के जनता आए थे, हर क्षेत्र से पूरा जनता है, और सभी ने विधानसभा घेराव में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो यहीं से आप पता लगा सकते हैं कि उस कार्यक्रम के माध्यम से, अगर आपके चैनल ने उस समय देखा होगा, तो घर चल करके आए खुद से, तो वो एक आगाज है, वो आगाज है, और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन रहा है, ये हम वहां से प्रेरणा लेते हैं। मतलब आपको बिल्कुल विश्वास है कि आगामी दिनों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बनेगी। जी। अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है, बीजेपी में काफी सारे बदलाव हो रहे हैं, जिला अध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष हो गए, युवा मोर्चा में हो गए, महिला मोर्चा में हो गए, काफी सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, काफी नए चेहरे आ रहे हैं। तो क्या चुनाव में जो है इस बार नए चेहरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, या किसी नए युवा को आगे आने का मौका मिलेगा? देखिए, पार्टी संरचना में हर बार जो है नए नए दायित्व देते रहते हैं, है ना। तो वो पार्टी संरचना का वो व्यवहारिक कार्यक्रम है और वो होता ही है। रही बात युवाओं को देंगे या किसी को देंगे, ये पार्टी का निर्णय है, इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन पार्टी चाहेगी कि इस बार हम ज्यादा सीट लेकर के सरकार बनाएं।
बेरोजगारी भत्ता को लेकर के आपका क्या कहना है? चूंकि ये मुद्दा बीजेपी के समय से उठता आया है और अभी जो है वो बजट में बेरोजगारी भत्ता जो है बेरोजगार युवकों को दिया जा रहा है। पिछली सरकार जो थी, चूंकि आपने भी 15 साल राज किया है, तो इस बारे में आप लोगों ने विचार क्यों नहीं किया? देखिए, उस समय भी विचार किया गया है ना, और लोगों को देने के लिए है ना, जो है प्रशिक्षण शिविर लगा करके है ना, और कौशल विकास को उनको बढ़ा करके रोजगार देने के लिए काम किया गया है। आप भी देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ कौशल विकास करके है ना कार्यक्रम चलाया गया, जगह जगह पे सिलाई मशीन दिया गया, जगह जगह पे टूल दिए गए श्रम विभाग के माध्यम से, जो भी टूल है या जो भी टूल जो कार्य करते हैं उसका टूल, फावड़ा हो गया, गैती हो गया, इस प्रकार से एक प्रकार से वो भी जो कार्यक्रम चला है वो रोजगार हित में ही है। ऐसा नहीं है कि वो हम बेरोजगार में, वो रोजगार हित में था वो कार्यक्रम। और अभी जो नई सरकार ने जो अभी बेरोजगारी भत्ता को लेकर के जो चल रहा है कार्यक्रम, उसमें इतने सारी कंडिका है कि आप उसका लाभ ही नहीं ले सकते है ना, इतने सारे उसमें कंडिकाएं हैं। तो ये तो एक प्रकार से बस जो बोले थे उसको करने के लिए कि आवेदन प्रक्रिया है, बस प्रक्रिया है, और उसका कुछ रिजल्ट होने वाला तो नहीं है ऐसा मुझे लगता है। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी, शराबबंदी को लेकर के काफी सारे प्रदर्शन, काफी रैली, काफी हड़ताल, महिलाओं ने भी देखा कि काफी प्रदर्शन आए दिन देखने को मिलते हैं। शराबबंदी को लेकर के आपका क्या कहना है? क्या शराबबंदी होना चाहिए? बिल्कुल शराबबंदी होनी चाहिए। और आपने तो अभी जो वर्तमान सरकार है, कांग्रेस सरकार, आपने तो जगह जगह जा करके महिलाओं के बीच में, मातृ शक्तियों के बीच में गंगा जल लेकर के कसम खाए थे। लेकिन अभी भी देख रहे हैं कैसे, अब तो ऐसा हो गया है कि आपको अवैध शराबी ज्यादा मिल गए हैं, हर गांव में अवैध शराब मिल जाएगा। तो ये तो बंदी की ओर नहीं है, ये तो और बढ़ावा की ओर है। और आज हर गांव में अगर नशा मिल रहा है, शराब मिल रहा है, तो अपराध होने का भी एक कारण वो भी है ना। घर में आर्थिक संकट होने का भी एक कारण शराब है। महिलाओं में आप देखे होंगे, गांव में आप जाते होंगे, क्योंकि मैं तो चल जाता हूं गांव में, मिलता हूं, तो पुरुष वर्ग जो है सुबह से नशा के हालत में रहते हैं और घर की महिलाओं को काम पे जाना पड़ता है घर चलाने के लिए। तो ये बंद होगा तभी तो जाकर के वहां पे स्थिति सुधरेगी ना। तो आप जब कसम खाए तो उस कसम को याद रखिए और बंद कीजिए। आपका कहना है कि शराबबंदी बंद हो? हाँ, शराबबंदी होनी चाहिए। 15 साल सर आप लोगों ने भी राज किया, आपने इस बारे में क्यों नहीं विचार किया कि शराबबंदी बंद हो? क्योंकि अभी तो वर्तमान सरकार सिर्फ 4.5 साल ही हुआ है, आपने 15 साल राज किया है, तो आपके मन में या आपकी सरकार के मन में इस तरह के विचार क्यों नहीं आए? देखिए, विचार है तभी तो उस समय जो जितने शराब की भट्टियां होती थी वो धीरे धीरे कम करते करते हम बहुत नजदीक तक आ गए थे। और हो सकता है इस बार अगर हमारी सरकार रहती तो वो पूर्णतः बंद भी हो जाती, क्योंकि एकाएक तो नहीं करना था। लेकिन आपने जो जहां पे जो कारवा रुका था उस कारवा को और बढ़ाते हुए धीरे से बंद कर देना था। अब क्योंकि लेकिन आपने तो कसम भी खाए थे कि हम आते ही पहला काम वही करेंगे, तो पहला काम कर देना था आपको। मतलब कहीं ना कहीं शराबबंदी जो है वो आपराधिक कारणों का मुद्दा बनता जा रहा है, कारण बनता जा रहा है। और आज आप हर घर में देखेंगे कि शराब को लेकर के कहीं ना कहीं कलह क्लेश बिल्कुल हो ही रहा है। तो दोनों ही सरकार से हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि शराबबंदी बंद होना चाहिए। और महिलाओं को लेकर के आप किस तरह से कार्य करेंगे? देखिए, आज बाबा साहब अंबेडकर के माध्यम से देखते हैं तो महिलाओं को भी मतदान का अधिकार और बराबर का समानता का अधिकार मिला हुआ है। तो अभी भी जो सोचते हैं कि महिलाएं घर की सिर्फ गृहिणी कार्य करे, गृह की कार्य करे, इससे ऊपर उठ करके उनको भी आर्थिक रूप से संपन्न करने की आवश्यकता है, शैक्षिक रूप से उनको विकास करने की आवश्यकता है, और समाज में उठ बैठ हो और उनको बराबर का दर्जा मिले, इस ओर प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसा मेरा मानना है। जिस तरीके से अभी समय जो चल रहा है, इस काफी सारी जो अभी आपदा आई, कोरोना के रूप में आपदा आई, तो वर्तमान सरकार ने किस तरह का कार्य किया? आप क्या मानते हैं कि उन्होंने कार्य किया, नहीं किया? क्या मानते हैं आप उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमको मुफ्त में टीका मिला, बूस्टर डोज भी मिला। इस कारण से बहुत जो
जनहानि या होना था वहाँ पे कुछ रोकथाम हो गया। इसके लिए तो मैं मोदी जी को पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब वर्तमान सरकार कितना कर पाई इसके बारे में तो आकलन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सिर्फ क्या है, आरोप प्रत्यारोप से नहीं बोला जा सकता, तो इस पे ये थे हमारे साथ भाजपा से अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री श्री खेमराज बाकरे जी, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरती से, काफ़ी बेबाकी से अपने हमारे प्रश्नों के जवाब दिए। और जिस तरीके से उनका मानना है कि शराबबंदी होना चाहिए, और अगर उन्हें अहिवारा विधानसभा से टिकट मिलती है, चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, तो वो बिल्कुल ही पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे, जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और जनता से जो वादे उन्होंने किए हैं वो उन वादों को लेकर के उतरेंगे और जमीनी स्तर पर कार्य करके वो सारी सुविधाएं अपने क्षेत्र में मुहैया कराएंगे जो जनता चाहती है। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत आने के लिए धन्यवाद। मैं आपको एक बार फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप जिन इरादों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतरेंगे, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आपको टिकट मिले, और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि आपने जो वादे अभी हमसे किए हैं यहाँ बैठ करके, तो उन वादों को लेकर के आप उतरिए और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरिए। धन्यवाद। और मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप ऐसे कार्यकर्ताओं को बुला करके आप यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके विचारों को जान रहे हैं। इसके लिए मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री खेमराज बाकरे जी, जिन्होंने अपनी काफ़ी सारी बातें बताई। अगले बार हम अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में ऐसी ही एक शख्सियत को फिर आपके सामने लाएंगे और उनसे जानेंगे किस तरह से उनके मन में विचार है, क्या वो आगे देश के लिए, प्रदेश के लिए करना चाहते हैं और किस तरीके से वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। नमस्कार।